हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपनों ने पूरा कर लिया था। अब लगाते हैं अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 20 यानी 20 तक हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में कर चुके थे। अब प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 20 से 40 तक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, ऐसी लिखत जिसका अर्थ 20 देख चुके थे अपन पहले ही, सॉरी। प्रश्न क्रमांक 21 है, चेक सदा मांग पर दे होता है। चेक ऑप्शन ए सदा मांग पर दे होता है। ऑप्शन बी बिना मांगे दे होता है। ऑप्शन सी नोटिस देने पर दे होता है। ऑप्शन डी न्यायालय के आदेश पर दे होता है। तो धारा 13 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया है और उसका मांग पर के सिवाय दे होना अभिप्रेत नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर है ए, सदा मांग पर दे होता है। ठीक है, तो चेक सदा मांग पर दे होता है। प्रश्न क्रमांक 22, वचन पत्र या विनिमय पत्र की परिपक्वता उस तारीख को होती है। ठीक है, ऑप्शन ए जिसको वह अशोध्य रहता है। ऑप्शन बी जिसको वह शोध्य हो जाता है। ऑप्शन सी जिसको वह न तो शोध्य होता है न अशोध्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वचन पत्र या विनिमय पत्र की परिपक्वता के बारे में धारा 22 में बताया गया है। ठीक है, और वचन पत्र या विनिमय पत्र धारा 22 में कहा गया है कि वह उसके शोध्य हो जाने पर परिपक्व हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 पर आ जाते हैं। जब कोई वचन पत्र सार्वजनिक अवकाश के दिन परिपक्व होता है तो उसे शोध्य समझा जाएगा। जब कोई वचन पत्र सार्वजनिक अवकाश के दिन परिपक्व होता है तब उसे कब शोध्य समझा जाएगा। ऑप्शन ए उसके निकटतम पूर्व कारोबार वाले दिन, या ऑप्शन बी उसके निकटतम पूर्व सोमवार के दिन। ऑप्शन सी उसके निकटतम पश्चातवर्ती कारोबार वाले दिन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इसके निकटतम पूर्व कारोबार वाले दिन। हर एक एक्ट में जहाँ भी लिमिटेशन की बात की गई है, अगर जिस दिन लिमिटेशन का पीरियड ख़त्म हो रहा है उस दिन अगर लोक अवकाश है तो एक दिन का और एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें एक दिन और कम हो जाता है। जिस दिन अगर परिपक्वता के दिन लोक अवकाश का दिन है तो उसे एक दिन पहले परिपक्व माना जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसके निकटतम पूर्व कारोबार वाले दिन में। प्रश्न क्रमांक 24, सार्वजनिक अवकाश के दिन से अभिप्राय हैं। प्रश्न क्रमांक 24 कह रहा है कि सार्वजनिक अवकाश के दिन से अभिप्राय हैं या क्या अभिप्राय हैं। ऑप्शन ए है केवल रविवार का दिन। ऑप्शन बी केवल होली एवं दिवाली का दिन। ऑप्शन सी केवल राष्ट्रीय त्यौहार का दिन। ऑप्शन डी रविवार का दिन और ऐसा दिन जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करे, सार्वजनिक अवकाश का दिन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रविवार का दिन और ऐसा दिन जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करें, वह सार्वजनिक अवकाश का दिन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, वचन पत्र आदि की रचना करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। मतलब कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है वचन पत्र आदि रचने के लिए सामर्थ्य के बारे में। तो ऑप्शन ए वयस्क होना चाहिए। ऑप्शन बी स्वस्थचित्त होना चाहिए। ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए। ऑप्शन डी संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो वचन पत्र रचने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति के पास है जो स्वस्थचित्त हो, वयस्क हो और संविदा करने के लिए सक्षम हो। उसका आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना आवश्यक नहीं है। इसलिए
प्रश्न क्रमांक 25 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना। प्रश्न क्रमांक 26, किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक पर हस्ताक्षर करने वाला, किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक पर हस्ताक्षर करने वाला अभिकर्ता कब उसके लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होता है? तो प्रश्न इसका ऑप्शन है, जब वह यह नहीं बताता है कि वह अभिकर्ता की हैसियत से हस्ताक्षर कर रहा है। ऑप्शन बी, जब वह यह नहीं बताता है कि वह मालिक की हैसियत से कार्य कर रहा है। ऑप्शन सी, जब वह यह नहीं बताता है कि वह सह स्वामी के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक पर हस्ताक्षर करने वाला अभिकर्ता उसके लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा जब वह यह नहीं बताता है कि वह उस पर अभिकर्ता की हैसियत से हस्ताक्षर कर रहा है, तो वह स्वयं दायी होगा, व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। प्रश्न क्रमांक 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 27 है, विनिमय पत्र या चेक के लेखीवाल और ऊपरवाल के दायित्व का उल्लेख किया गया है। कौन से सेक्शन में? धारा 28 व 29 में, धारा 30 या 31 में, धारा 32 व 33 में। ऑप्शन डी है धारा 34 व 35 में। तो विनिमय पत्र या चेक के लेखीवाल और ऊपरवाल के दायित्व का उल्लेख किया गया है धारा 30 और 31 में। अतः प्रश्न क्रमांक 27 का सही आंसर है धारा 30 और 31, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 28, धारा 37 के अनुसार रचयिता, लेखीवाल और प्रतिग्रहिता, धारा 37 के अनुसार रचयिता, लेखीवाल और प्रतिग्रहिता मूल ऋणी होंगे, मूल ऋणी नहीं होंगे, सह ऋणी होंगे। ऑप्शन डी, संयुक्त ऋणी होंगे। तो इसका सही आंसर है धारा 37 के अनुसार रचयिता, लेखीवाल और प्रतिग्रहिता मूल ऋणी होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 29, बी के आदेश पर दे रचित विनिमय पत्र का धारक क है जिसमें निम्नांकित निरंक पृष्ठांकन है। प्रथम पृष्ठांकन बी, द्वितीय पृष्ठांकन पीटर विलियम्स, तृतीय पृष्ठांकन राइट एंड कंपनी, चतुर्थ पृष्ठांकन है जॉन रोजारियो। इस विनिमय पत्र पर क जॉन रोजारियो के विरुद्ध वाद लाता है। किसके विरुद्ध वाद ला रहा है? जॉन रोजारियो के विरुद्ध वाद ला रहा है। और पीटर विलियम और राइट एंड कंपनी का द्वारा पृष्ठांकन जॉन रोजारियो की सहमति के बिना काट देता है। क जॉन रोजारियो से ऑप्शन ए सारी रकम वसूलने का हकदार है, ऑप्शन बी आंशिक रकम वसूलने का हकदार है, ऑप्शन सी कुछ भी वसूल करने का हकदार नहीं है, ऑप्शन डी अपने हिस्से की राशि वसूल करने का हकदार है। तो जब वह किसी भी पृष्ठांकित को उसकी सहमति के बिना काट देता है तो उससे पूर्ववर्ती पृष्ठांकित के दायित्व से वह उन्मोचित हो जाता है, इसलिए वह जॉन रोजारियो से कुछ भी वसूल करने का हकदार नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 30, किसी पृष्ठांकन के कूट रचित होने पर भी प्रतिग्रहिता उससे आबद्ध होता है। किसी पृष्ठांकन के कूट रचित होने पर भी प्रतिग्रहिता उससे आबद्ध होता है। ऑप्शन ए, यदि वह आरंभ से ही उसका कूट रचित होना जानता हो, बी, यदि वह आरंभ से ही उसका कूट रचित होना नहीं जानता हो, ऑप्शन सी, यदि उसे कूट रचित होने की आशंका हो, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी पृष्ठांकन के कूट रचित होने पर भी प्रतिग्रहिता उससे आबद्ध होता है यदि वह आरंभ से ही उसका कूट रचित होना जानता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 31, किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक की रचना या उसका प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन पूरा हो जाता है। किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक की रचना या उसका प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन पूरा हो जाता है। ऑप्शन ए, केवल वास्तविक परिदान द्वारा, ऑप्शन बी, केवल आणविक परिदान द्वारा, ऑप्शन सी, केवल लिखित परिदान द्वारा, ऑप्शन डी, वास्तविक या आणविक परिदान द्वारा। तो उसका प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन पूरा हो जाता है
वास्तविक या आणविक परिधान द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, वाहक को देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक उसके लिखे जाने पर पराक्रम में है, परिधान द्वारा पराक्रम में है, प्रतिग्रहण द्वारा पराक्रम में है, इनमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिधान द्वारा पराक्रम में है। क्वेश्चन नंबर 33, आदेशानुसार देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक उसके धारक द्वारा। ठीक है, आदेशानुसार देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक उसके धारक द्वारा केवल पृष्ठांकन द्वारा प्रक्रामित होता है, केवल परिधान द्वारा प्रक्रामित होता है, सी पृष्ठांकन और परिधान द्वारा प्रक्रमित होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, पृष्ठांकन और परिधान द्वारा प्रक्रामित होता है। प्रश्न क्रमांक 34, प्रक्रमण किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? प्रक्रमण किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो एकल रचयिता द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लेखीवाल द्वारा, ऑप्शन सी पाने वाले द्वारा, ऑप्शन डी साक्षी द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साक्षी द्वारा। प्रश्न क्रमांक 35, कोई लिखत पराक्रम में बनी रहती है, संदाय या तुष्टि तक, केवल संदाय तक, ऑप्शन सी केवल तुष्टि तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए, संदाय या तुष्टि तक। प्रश्न क्रमांक 36, प्रश्न क्रमांक 32, वाहक को दे वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक उसके लिखे जाने पर पराक्रम में है, परिधान द्वारा पराक्रम में है, प्रतिग्रहण द्वारा पराक्रम में है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका परिधान द्वारा पराक्रम में है। प्रश्न क्रमांक 33, आदेशानुसार देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक उसके धारक द्वारा, ऑप्शन ए केवल पृष्ठांकन द्वारा पराक्रमित होता है, ऑप्शन बी केवल परिधान द्वारा पराक्रमित होता है, ऑप्शन सी पृष्ठांकन और परिधान द्वारा पराक्रमित होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृष्ठांकन और परिधान द्वारा प्रक्रमित होता है। प्रश्न क्रमांक 34, प्रक्रमण किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए एकल रचयिता द्वारा, ऑप्शन बी लेखीवाल द्वारा, ऑप्शन सी पाने वाले द्वारा, ऑप्शन डी साक्षी द्वारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, साक्षी द्वारा। प्रश्न क्रमांक 35, कोई लिखत प्रक्राम्य बनी रहती है, ऑप्शन ए संदाय या तुष्टि तक, ऑप्शन बी केवल संदाय तक, ऑप्शन सी केवल तुष्टि तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संदाय या तुष्टि तक। प्रश्न क्रमांक 36, किसी विनिमय पत्र के प्रतिग्रहण के लिए उसके ऊपरवाल को विचार विमर्श करने का समय दिया जाएगा, ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 72 घंटे, ऑप्शन डी 90 घंटे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 48 घंटे, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 63 में बताया गया है। ठीक है, और अगर 48 घंटे से अधिक का समय दिया जा रहा है किसी उपरवाल को प्रतिग्रहण के लिए विचार विमर्श करने के लिए, तो उसका प्रभाव क्या होगा उसके बारे में वर्णन धारा 83 में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 37, किस वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के धारक द्वारा उसे यथा समय प्रस्तुत नहीं किए जाने पर व्यतिक्रम के लिए क अन्य पक्षकार धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, ऑप्शन बी अन्य पक्षकार धारक के प्रति उत्तरदायी होंगे, ऑप्शन सी अन्य पक्षकार आंशिक तौर पर धारक के प्रति उत्तरदायी होंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्य पक्षकार धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रश्न क्रमांक 38, किसी विनिमय पत्र, वचन पत्र या चेक को संदाय के लिए प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? किसी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक को पेमेंट के लिए प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए,
उसे कारोबार के प्रायिक समय के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे बैंककारी कारोबार के समय के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, उसे निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी, उसे कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 39, किस्तों में देय वचन पत्र को संदाय के लिए ऑप्शन ए, कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी, हर एक किस्त के संदाय के लिए प्रस्तुत करना होगा। ऑप्शन सी, अंतिम किस्त के संदाय के समय प्रस्तुत करना होगा। ऑप्शन डी, प्रथम किस्त के संदाय के समय प्रस्तुत करना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर एक किस्त के संदाय के लिए प्रस्तुत करना होगा। प्रश्न क्रमांक 40, जहां किसी वचन पत्र विनिमय पत्र को संदाय के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु समय निर्धारित नहीं है, वहां उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए, कारोबार के स्थान में। ऑप्शन बी, प्रायिक निवास स्थान में। ऑप्शन सी, कारोबार के स्थान या प्रायिक निवास स्थान में। ऑप्शन डी, कहीं पर भी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कहीं पर भी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।